वीकेंड के जबरदस्त एक्शन के बाद स्वागत है आप सबका नए वीक की शुरुआत में। और ये है हफ्ते की मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता और इस वीकेंड पर आए हुए ढेर सारों खबरों का और नतीजों का रहेगा एक्शन। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। अनिल जी, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नहीं हो गई ओवर द वीकेंड? मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब नए हफ्ते की शुरुआत में एक्शन भरपूर है। उस एक्शन में आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत कुछ हो गया ट्रैक करने के लिए। 2000 के नोट चर्चा में रहे और चर्चा में रहेंगे भी, उस पर तो पूरा विश्लेषण हो गया। लेकिन आइए एक बार देख लें क्या क्या ट्रिगर्स हैं आज के बाजारों के लिए जिन पर हम एक्शन भरपूर आज देखेंगे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। वीकेंड पर आए हैं ढेर सारे नतीजे, निफ्टी के भी और साथ ही दूसरे भी, उन पर रहेगा पूरा का पूरा एक्शन। वायदा कारोबार में आज बीपीसीएल के नतीजे, वायदा कारोबार की 3 कंपनियां नतीजे पेश करेंगी और 2000 के नोट अब हो जाएंगे चलन से बाहर। रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, उसका क्या कुछ असर पड़ेगा मार्केट पर, ये देखना समझना ज़रूरी। तो इस पर भी रहेगा पूरा का पूरा फोकस। चलिए, तो बहुत सारा एक्शन हुआ है और इस पर फोकस भी करना है। नतीजों पर भी अनिल जी की राय लेंगे। ग्लोबल मार्केट्स के भी काफ़ी डेवलपमेंट है, बट आई थिंक जो सबसे बड़ी खबर सर, एक बार उसको टच कर ही लेते हैं। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होने वाले हैं। अभी भी थोड़ा समय है आपके पास जमा करने के लिए, यूज़ करने के लिए, बट एसेंशियली कैसे समझना है इसे? क्योंकि फिर जब भी ऐसी बात होती है सर्कुलेशन से बाहर या डिमोनेटाइजेशन की, तो 8 नवंबर 2016 की याद आ जाती है। आनी भी चाहिए। हाँ। और उसके बाद 9 नवंबर को मार्केट के रिएक्शन की भी बात आती है। तो डायरेक्ट सवाल तो पहला यही बनता है कि इस बार ये जो एक्शन हुआ है, क्या इसमें भी आखिरी बार की तरह का पैनिक दिखेगा, परेशानी लोगों को दिखेगी, या ये थोड़ा अलग रहेगा? क्या आपका? इस बार काफ़ी अलग है। अच्छा। पहली चीज़ तो ये होती है कि हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो डीमोन के टाइम जो कुछ भी हुआ, नोटबंदी के वक्त जो कुछ भी हुआ, एक अनुभव हो चुका था और वो बड़ा अनुभव होने के बाद आप ये दूसरा अनुभव देख रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है। जब कोविड-19 आया था तो पहली वेव में आपने काफ़ी कुछ अनुभव किया, दूसरी वेव का अनुभव था लेकिन कम था। अब आप अपने आप को कोविड एक्सपर्ट मान के चलते हैं। सब कोविड एक्सपर्ट है। वैसे ही हाल यहाँ भी है। तो जो 2016 में हुआ और जो 2023 में हुआ, उसमें बहुत कुछ फ़र्क है। पहली चीज़, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि पिछली बार सारे के सारे नोट बंद हो गए थे, तुरंत प्रभाव से बंद हो गए थे। बंद भी है, तुरंत प्रभाव से बंद, मतलब कि वो सिर्फ आपके हाथ में एक तरह से कागज रह गया। उसके लिए आपको 5-6 हफ्ते का समय था बैंक जाकर बदलवाने का या जो भी है। लेकिन इस बार किसी भी तरीके से ये नोट बंद नहीं हो रहे हैं। आज भी आप उसी तरह से लेन देन कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि लेन देन में जारी है। समय पूरा 30 सितंबर तक का है। बैंक में जाकर आप रिप्लेस करवा सकते हैं 20,000 रुपये तक। एग्जैक्टली। जितनी मर्जी जाए आप बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। करेक्ट सर। लाखों आपके पास है, करवा सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि नया पहचान पत्र देने की जरूरत होगी। वो अलग बात है कि बाद में इनकम टैक्स वाले आपको ढूंढ कर पूछ लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बैंक नहीं पूछेगा। जमा करने के लिए कोई प्रॉब्लम और इनकम टैक्स पूछे और उसका जवाब आपके पास तैयार हो तो चाहे जितने लाखों आप जमा करवाइए, कोई चिंता की बात है नहीं। और यही वजह है कि दीप, किसी भी बैंक के बाहर कोई लाइन है नहीं, न नोट बदलवाने के लिए है, न नोट जमा करवाने के लिए। राइट। और इस बार सब लोग वेट एंड वॉच वाले मोड बोले, देखते थे आराम से, बहुत टाइम होने दो, है ना। सो इस बार है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समय पूरा मिला है आपको बदलाव करने के लिए। दूसरा है कि पिछले बार पूरे के पूरे नोट्स आप इस बार मुश्किल से सर्कुलेशन में 10% के आसपास भी नहीं है टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में, और वो भी जिनके पास वो निकालते भी नहीं है। सबको लगता है 2 लाख करोड़ का सर्कुलेशन इन नोट्स का। हाँ, सो बहुत छोटा सर्कुलेशन है और वो भी जिनके पास है वो ज़्यादातर दबा के रखो। आराम से रखना इजी होता है। रहा सवाल ये, बाकी इसीलिए कि पिछली बार के मुकाबले हमारा अनुभव थोड़ा सा बेहतर है। इस बार हड़बड़ी और पैनिक वाला मामला कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। सो आराम से, मतलब एक अच्छी इंटरेस्टिंग इवेंट है जिसकी चर्चाएं हुई हैं। सबने अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण किया है। अच्छी बात है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम सब अपने आप में एक्सपर्ट है इस तरह की इवेंट्स का। मीम्स भी बहुत बने हैं। जिनके पास ज्ञान है उन्होंने ज्ञान भी पूरा बांटा है और जिनके पास क्रिएटिविटी है उन्होंने मीम्स भी बनाए। सो टॉक ऑफ द टाउन रहा है। बट इम्पैक्ट के हिसाब से पिछली बार और इस बार में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क। तो ये नहीं माने कि ये लास्ट टाइम जो हुआ वो इस बार नहीं हुआ ही नहीं ना, कहीं नहीं हुआ। क्योंकि आराम से आप ले दे रहे हैं ना, जिसको मतलब आप अगर कोई मना भी नहीं करा कि मुझे नहीं लेना, है ना,
कोई मना नहीं कर रहा आपको। 30 तारीख तक तो हाँ, 30 सितंबर तक तो 30 सितंबर तो कोई मना नहीं कर रहा। नहीं तो पिछली बार तो ये था कि फिर बाद में एसेंशियल चीज़ों के लिए रखा है, तब भी लोग मना करते थे, इनकार करते थे। तो इस बार कोई मना भी नहीं कर रहा, आराम से लाइफ एज यूजुअल। ठीक है, बट फिर भी सर लास्ट टाइम की तरह नहीं, बट इस टाइम कुछ तो इम्पैक्ट इसका होगा। इनफैक्ट मार्केट के लिए तो कोई खास असर है नहीं। अच्छा। नेगेटिव साइड पर तो इनफैक्ट मुझे तो पॉजिटिव ज़्यादा लगता है, नेगेटिव कम लगता है फॉर अ चेंज। लास्ट टाइम मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उसके बाद 8 तारीख को और 9 तारीख को जब बाजार खुले तो बाजार लगभग 5% नीचे खुले थे। 5% खुलने के बाद लगभग 4% की रिकवरी आ गई। सो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट रिकवर कर गए पिछली बार भी, जबकि ये तो पिछली बार तो झटके वाली बात थी कि आपकी एकदम करेंसी बंद। इस बार तो वैसा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ज़्यादा असर पॉजिटिव साइड पर दिखता है। आपको ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है? और क्यों दिखता है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 2000 के नोट किन के पास है? या तो उनके पास है जिन्होंने थोड़े बहुत बचत के लिए रखे हुए हैं कि भाई अगर समझो मुझे घर में 25,000 या लाख रुपए रखने हैं कैश, तो मैं बड़े नोट रखना पसंद करूंगा ताकि जगह कम घेरे, इजी टू हैंडल, राइट। तो एक तो वो लोग हैं जिन्होंने थोड़े बहुत जो कैश घर पे रखते हैं इमरजेंसी पर्पज से, उनके पास 2000 के। एक उन लोगों के पास है जिनके पास काला धन है। काला धन मतलब 2000 के बड़े बड़े नोट रखेंगे तो दबा के रखने में थोड़ा इजी रहता, कम जगह घेरते हैं आसानी से, है ना। तो वो दूसरे के पास। तो जिनके पास जो छोटे मोटे जिन्होंने खर्चे के लिए रखे हैं, इमरजेंसी के लिए, वो तो आ जाएंगे बाहर। एग्जैक्टली वो बाहर आएंगे, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। वो बाहर आएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। अब जिनके पास बड़े हैं, मोटा रखा है, वो क्या करेंगे? वो भी तो कंजम्पशन ही करना पड़ेगा। करेक्ट। आप बैंक में जाके तो जमा कराने से रहे नहीं कर सकते। अगर आपकी ब्लैक मनी है तो बैंक तो जाएंगे नहीं। बैंक ही जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जहाँ चल रहा है वहां जाएंगे। बड़ा खर्चा जहाँ कर सकते हैं। और बड़ा खर्चा कहाँ होता है? रियल एस्टेट या गोल्ड में। तो पिछली बार रियल एस्टेट इंडेक्स 11% घटा था दीप। अच्छा, हाँ, उस दिन लगभग 11% घटा था। इस बार मुझे लगता है बढ़ेगा। इस बार घटने का तो चांस ही नहीं है। पिछली बार सोने में बड़ा जंप आया था, 10,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रीमियम हो गए थे। इस बार सोने में कोई बड़ा जंप भी नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट जिनके पास बड़ा पैसा पड़ा है 2000 के नोट पे, अगर वो आकर करेंगे तो वो यही खरीदारी करेंगे। सो आई थिंक रियल एस्टेट और गोल्ड के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ, और बेसिकली मुझे लगता है कि इस एम से सरकार का जो भी इरादा रहो, लेकिन कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में आएगा। बैंकों में थोड़ी बहुत डिपॉजिट, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की डिपॉजिट बढ़ेगी। ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी को, जो पैरेलल इकोनॉमी जिनको हम बोलते हैं ना, कच्चे वाली, उसको झटका लगेगा। तो अब कई सारे प्रोमोटर्स ऐसे हैं जो पैसा बाहर निकालते हैं कंपनी में से, चाहे वो अपने कंजम्पशन के लिए निकालते हो, चाहे उन्हें 2 नंबर के पैसे की ज़रूरत कई बार जरूर बिजनेस करने में पड़ती है, मैनेज करने के लिए, उसके लिए अगर उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कच्चे का काम करना, पैसा निकालना सिस्टम से मुश्किल होगा। और जब पूरा ये आपका मामला मेन इकोनॉमी में आएगा, पक्के की इकोनॉमी में आएगा, काम जो होगा पूरे प्रॉपर तरीके से होगा, ये टैक्स कलेक्शन बढ़ाएगा। धीमे धीमे मुझे लगता है कि सरकार इससे शायद कहीं कहीं इनडायरेक्टली कंजम्पशन और इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के मूड में दिख रही है। ये दिख रहा है। राजनीतिक कारण अपने अपने हो सकते हैं, जिसका हमने ओवर द वीकेंड बहुत एनालिसिस कर दिया, सब अपनी अपनी जगह, वो सब अपनी अपनी सोच है। मैं पूरी तरह से बिजनेस और इकोनॉमी के लिहाज से देख रहा हूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पैरेलल इकोनॉमी को झटका है, मेन इकोनॉमी को फायदा है। और अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ तो आप मेन इकोनॉमी से गिनते हैं, करेक्ट। आई थिंक सिस्टम में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ये बड़ा फायदा होगा। तो ओवरऑल मैं तो इसे पॉजिटिव देख रहा हूँ, नेगेटिव नहीं। चलिए, तो जी कहीं पर भी कुछ नेगेटिव मैंने हाँ, और मैंने दीपक ट्वीट भी किया, मैं वही बोल रहा था। तो नेगेटिव में तो ऐसा कोई खास मुझे दिखता नहीं है। कहाँ फायदा होगा, नुकसान, वो भी बताऊँ। इससे पहले मैंने भी लिखा है कि भाई, हाँ, तो आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आपके हिसाब से मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे तो मजबूत दिखता है मार्केट, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी वजह से नहीं गिरे, गिरना तो हमारे लिए 100 पॉइंट का डाउ है, 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, हमारे लिए गिरने के लिए वो काफी है। इसका कुछ नहीं, इससे तो अगर फ्रेंकली मुझे पूछे, इसकी वजह से मार्केट बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। बढ़ना चाहिए, मेरा भी बहुत क्लियर है, इसकी वजह से बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ठीक है।
आपका भी अगर कोई व्यू है तो अनिल जी की ट्वीट है, कल शाम उन्होंने डाली थी, ट्विटर पर अभी लाइव है, एक्टिव है, जाइए अनिल जी के पेज पर, सारे ऑप्शंस भी आपके सामने, अपना भी व्यू हमारे साथ शेयर करिए, कमेंट भी करिए उस पर। नेगेटिव आप कह रहे हैं कुछ ज़्यादा होना नहीं चाहिए इसका इम्पैक्ट मार्केट पर? मार्केट में तो है भी नहीं। किनको फायदा वो भी बता दूं, बैंक्स को फायदा है, खासतौर से सरकारी बैंकों को, जिनके पास अगर कहीं दूर दूर छोटे मोटे नोट पड़े हैं, वो बैंक में जाकर रिप्लेस करना चाहते हैं या बैंक में जमा करवाना चाहते हैं, तो बैंक में आएगा ही जाएगा नहीं, राइट, है ना? करेक्ट। तो एक उनको फायदा। दूसरा, ज्वेलरी और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए थोड़ा सा डिमांड बढ़ेगी। 30 सितंबर तक काफ़ी लोग होंगे जिनके पास बड़ा पैसा पड़ा, तो वो सोचेंगे प्रॉपर्टी ले लो जी, गोल्ड खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने वाली 30 सितंबर तक। ऑनलाइन रिटेल कंपनियाँ, माफ कीजिएगा, ऑफलाइन रिटेल कंपनियाँ, तो रिटेल में आप जाकर कोई भी शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, कपड़े सामान ये वो सब, मॉल्स में जाके नोट एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो जिनके पास पड़ा है वो सोचेंगे निपटाओ। करेक्ट सर, है ना? करेक्ट। बहुत सारे एक्स्ट्रा समझदार लोग ऐसे भी जो कि 200-250 रुपए की खरीदारी करके 2000 की नोट निकाल के देंगे। अभी थोड़े समय तक हो सकता है छुट्टे की मारामारी हो आपके लिए, सब लोग चाहेंगे कि मेरी 2000 की पहले चल जाए। उसके अलावा जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो कैश ऑन डिमांड डिलीवरी लेती है, ई कॉमर्स कंपनियां हुई, फूड डिलीवरी कंपनियां हुई, इनकी भी थोड़ी चांदी होने वाली, थोड़ा इनका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेते उनके लिए अलग बात है, और लॉन्गर टर्म में उनको और फायदा है। जो ऑनलाइन कंपनियां की अल्टीमेटली जब पेमेंट सारा का सारा अगर आपका ऑनलाइन ही होना है और बड़े नोट्स बंद होंगे, तो उनको भी बड़ा फायदा है। सो आई थिंक ओवरऑल इन सबको फायदा है। छोटा मोटा नुकसान अगर कहीं है तो एक ही जगह, कैसीनो वाली कंपनियां जो है डेल्टा कोप टाइप की, उनके लिए शॉर्ट टर्म में फायदा है। हाँ। 31 सितंबर तक आपके पास बड़ा नोट पड़े हैं, और अगर आप नहीं बदलवा सकते तो जाइए खेलिए, और क्या है, है ना? वही कर सकते हैं। अब वो अलग बात है, वापस अगर जीत गए तो वापस 2000 के नोट ही आ गए तो क्या करेंगे? क्या करोगे? तो बट इनके लिए शॉर्ट टर्म में फायदा, लॉन्ग टर्म में हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा नहीं, बट जनरली लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई कैश में ही जाकर कैसीनो में खेलना चाहता है, तो 2000 की नोट ले जाना उसके लिए आसान काम है। 500 की कितनी लेकर जाएगा? करेक्ट। या तो आप वैसे आप धीमे धीमे, वहाँ भी ट्रेंड बदल रहा है, लोग ऑनलाइन बेटिंग ज़्यादा करते हैं। मतलब ऑनलाइन बेटिंग से मेरा मतलब है कि डिजिटल पेमेंट्स के जरिए ज़्यादा करते हैं। सो आई थिंक हल्के फुल्का कैसीनो में थोड़ा बहुत नुकसान है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो उनको भी फायदा 30 सितंबर तक। और वैसे भी आप तो गोवा होके आए हैं, हालत कैसी है? अरे सर बहुत क्राउड है, मतलब आप सोचो मई की गर्मी में, बॉम्बे से ज्यादा गर्मी आपको गोवा में, पसीना ज्यादा आता है, लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जो पैंजम की मेन रोड है जहाँ से सारे कसिनोस की एंट्री होती है, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं लाइन में पूरा, मतलब कोई भी स्लो डाउन वहाँ पर नहीं है, कोई भी नहीं है। छुट्टियों का सीजन है, गर्मी की हॉलीडेज है, लोग भर भर के आए हुए हैं। चेक करना पड़ेगा, मुझे जाके देखूंगा तब पता चलेगा। चलिए आपसे भी चेक करेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से कहीं मुझे ऐसा कोई खास नेगेटिव किसी के लिए लगता नहीं, इनफैक्ट पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है। चलिए पॉजिटिव साइड पर ही ज़्यादा है, कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। मार्केट के लिए तो अनिल जी ने अपना व्यू दे दिया, पॉजिटिव व्यू उन्हें दिख रहा है, उनकी ट्वीट भी है, आप जाकर भी अपना व्यू शेयर करिए। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी खबर है, इसका आज इंपैक्ट रहेगा। और कहाँ से आज इंपैक्ट आ सकता है? हमने देखा कि पिछले हफ्ते 3 दिन की तेजी के बाद थोड़ा फ्राइडे को ब्रेक हमारे बाजार में लगा था, ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा सुस्त हुए हैं फ्राइडे को, उसका कुछ इंपैक्ट दिख रहा है आज के? हल्का फुल्का उसके तो चलते हम हल्की कमजोरी। वैसे भी अमेरिका मजबूत है ही नहीं थी। पिछले 3 हफ्ते हो गए अमेरिका में कोई दम दिख नहीं रहा। बढ़ने में पसीना आ रहा है, घटने में हल्के हल्के धीमे नीचे की तरफ सरक जाते हैं, तो वो चीज़ तो दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्लोबल सपोर्ट जो चाहिए वो है नहीं आपको, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत वाली बात मुझे ग्लोबल मार्केट से दिखती नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो वीकेंड पर डेवलपमेंट हुए हैं, थोड़े से बाइडेन साहब कड़क हो रहे हैं एकदम, बोल रहे हैं कि रिपब्लिकन का ऑफर हमें मंजूर नहीं है। मतलब थोड़ी अकड़ में बात की है उन्होंने, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर। हाँ, थोड़ा अकड़ में बात की है। अब अकड़ में बात करने के पीछे उसका असर क्या होगा? या रिपब्लिकन मान के बोल देंगे भाई ठीक है यार, ये मान नहीं रहे प्रेसिडेंट साहब है, चलो खत्म करो, हम थोड़ा झुक जाते हैं। या अगर वो अकड़ के सामने डबल अकड़ हो गई तो क्या, तो फिर मामला बिगड़, मुझे नहीं पता दोनों में से क्या होगा, वो बग्गा साहब आएंगे तब बताएंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट आया बड़ा कड़क है एकदम कि भाई मान जाओ ये आप जो टर्म्स कंडीशन दे रहे हो कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए, वो हमें मंजूर नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। तो ये जरूर 10 दिन है अभी इनके पास। हाँ, समय तो है, 30 तारीख तक है, 31 मई तक है। हाँ। तो समय तो पूरा है, समय में कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि कब और कैसे, वो वाली बात है। सबको पता होगा मतलब किसी को नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं होगा। हाँ। डिले होगा, कुछ दिक्कत आ जाएगी, मतलब वो देखो ऐसा है कि डरना चाहें तो डरने के 50 तरीके हैं आपके पास में।
और मजबूत रहना तो आपको खाली अपने आप को अंदर से मजबूत करना है। तो मार्केट को अगर डरना है इस चीज से, तो डरने के लिए हजार तरीके, जबकि सबको पता है कि होना कुछ नहीं है। लेकिन वो कब तक सेटल होता है, वो तब तक ये थोड़ी तलवार लटकी हुई, जैसे जैसे आपको संकेत मिलेंगे, कभी लगेगा कि बात आगे बढ़। फ्राइडे को क्या हुआ, ये हुआ कि बात आगे बढ़ रही है, पहले लगा कि बात आगे अच्छे से बढ़ रही है, भाग गए सब। ये चलता रहेगा जब तक नहीं होना, तब तक ये कभी ऊपर कभी नीचे। ये वो ब्याज दरों की बढ़ोतरी को लेकर जो था ना मामला, ऐसा कभी ऊपर कभी नीचे, एक स्टेटमेंट पे ये, एक स्टेटमेंट वो, तो जब तक स्टेटमेंट आए इसी बहाने मार्केट का मूड बना रहेगा, ट्रिगर बना रहता है। वैसे ही है, बाकी और कुछ खास न बड़ी तेजी है न बड़ी मंदी। फिलहाल अमेरिका में ऐसे चलने वाला मामला, तो हमें संकेत खाली ओपनिंग के लिए लेने हैं, डाउ से और डाउ फ्यूचर, उसके बाद हम हमारे हिसाब से 9-15 तक उनका है मामला। ठीक है, 9-15 के बाद हमारा, 9-15 के बाद हमारा। ठीक है सर, डन। हमारे बाजार के लिए फिर बताएं सर आज का सेटअप। संकेत हमारे बाजार के लिए ग्लोबल मैंने थोड़े नेगेटिव साइड पर रखे हैं। एफआईएस के संकेत मैंने बड़े भारी मन से न्यूट्रल रखे हैं। मेरा मन तो बहुत पॉजिटिव रखने का था, हाँ, लेकिन बड़े भारी मन से मैंने न्यूट्रल रखा। मैंने कहा ज़्यादा पॉजिटिव भी मैं दिखूंगा तो अच्छी बात नहीं है, बैलेंस दिखना चाहिए। कोई खास वजह? हाँ, खास वजह ये मैं बता दूं, आपने पूछ ही लिया। तो देखो, दो चीज़ है दीप। एक तो ये कि जो नंबर्स है ना एफआईएस के, बड़े समय बाद 113 करोड़ की बिकवाली का आया। कैश में बहुत खरीद रहे थे 17 सेशन के बाद, पहला 113। अब 113 करोड़ को मैं इग्नोर, लेकिन इग्नोर क्यों नहीं कर रहा, फिर भी पॉजिटिव क्यों? वो वायदा कारोबार के डेटा में 1950 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स और कैश में बेचा कितना, 113 करोड़। अब और क्या करेंगे? तो स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी हुई। जो शुक्रवार को तगड़ी रिकवरी थी, निचले स्तरों से डे हाई पर जाकर बंद हुए, वो आपको स्टॉक फ्यूचर्स में नजर आता है। इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े बेचे हैं 565 करके, जो छोटा है, और लोकल फंड ने 1071 करोड़ की खरीदारी की। सोचो, लोकल फंड भी आ गए, तो नेट तो दोनों की खरीदारी है भाई, और अच्छी खरीदारी। हाँ, सो मुझे कायदे से तो पॉजिटिव लिखना चाहिए। मैंने कहा लोग 17 दिन बाद बेचा तो थोड़ी इज्जत रखें, थोड़ा कैश मार्केट के डेटा की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, इसलिए बाकी है तो पॉजिटिव है, न्यूट्रल नहीं है। और लोकल फंड्स के तो डीआईज के तो संकेत पॉजिटिव ही माने जाएंगे। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, और ट्रेंड है पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आज बैंक निफ्टी बना सकता है लाइफ हाई। मैं तो पूछने ही वाला था, ज्यादा दूर नहीं है लाइफ ऐसे। मतलब बैंकों के लिए तो कुछ खराब है ही नहीं। पिछले हफ्ते 2 बार अटेम्प्ट भी किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, और शुक्रवार को भी हम 44,020 का हाई बनाए, 44,000 के बेहद नजदीक बंद हुए। फिंगर्स क्रॉस। इस बार अब बोलूंगा नहीं, मैं बोलता हूँ तो फिर ना वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बोलूंगा नहीं। डेज हाई पे बंद होता है वैसे। 18,050, 18,125 आज दिन का पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे ही हम जाएंगे नहीं, इस रेंज में ही खरीदारी करने का मौका बनेगा। उसके नीचे की रेंज आपके एकेडमिक पर्पज से, चूंकि नोट रिप्लेसमेंट का मामला, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा मैंने कहा कि कभी 12,000 का मूड हो ही जाए कि नहीं हमें तो गिरना है, गिरने के लिए अच्छी चीज़ है, तो वो एक अलग बात है। सो आई थिंक 17,950, 18,000 ये आपके लिए नीचे स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर 18,265, 18,285 पहली हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। इसको पार करके टिके तो 18,315 से 18,390 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 43,675, 43,675, 43,800 ये पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। यही आसानी से नहीं टूटेगा। अगर इसके नीचे गए तो 43,475, 43,525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है खरीदारी करने के लिए, फर्स्ट क्लास जगह। ऊपर की तरफ एक ही लेवल है 44,000, 44,150, और एक बार 44,200 को पार करके अगर टिक गए तो फिर तो खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन। एंजॉय योर लाइफ। जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और जो खरीदारी आएगी आगे, तो फिर लेवल्स अभी तक इतिहास में बने नहीं, तो जब जो लेवल बने ही नहीं तो मैं बनाने वाला कौन हूँ, देने वाला कौन हूँ? करेक्ट, हम तो नाचीज हैं। तो इसलिए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बाद में 44,400, 500 के आसपास ठीक ठाक सा लेवल है, वहाँ वो है। क्योंकि डेटा भी कम है, ऐसा नहीं कि डेटा भी ज़्यादा हो। मुश्किल से 44,500 के कॉल्स पर 24 लाख शेयर कौन से ज़्यादा है। सो इसलिए 44,200 के ऊपर जहाँ इसकी मर्जी होगी वहाँ जाके रुकेगा। वो बैंक निफ्टी पे डिपेंड कर, हम कौन है रोकने वाले, बस सिंपल। बाकी डेटा क्या है? एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 48% है, 1% घटी है, कोई खास नहीं। पुट कॉल रेशियो 1.01 कंफर्टेबल है, बैंक निफ्टी का भी कंफर्टेबल। विक्स शुक्रवार को 4% घटा है, और वीकेंड पर अगर ट्रेड होता तो विक्स ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी रहा सवाल स्टॉप लॉसेस का, 17,975 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस आपका यही होगा। इंट्राडे में अगर किसी को छोटा लगाना हो तो शुक्रवार के लो पर 18,050 पर भी लगा सकता है, लेकिन मेरा समझ है 17,975 ज़्यादा सेफ है। और बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे का जो है वो है आपके लिए
43,450, क्लोजिंग 43,650, ये स्टॉप लॉस है जिसको आपको फॉलो करना है। शॉर्ट साइड पर वही स्टॉप लॉस है जो आपका शुक्रवार का था 18,325, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही होगा, और बैंक निफ्टी पर 44,200 इंट्राडे और क्लोजिंग, ये आपका स्टॉप लॉस है। क्रिस्टल क्लियर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस में ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यही लगाना है, यही सर। सेम। ठीक है सर, नई पोजीशन खरीदना है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। आज मैंने पर्पस इसलिए लिखा कि ताकि थोड़ा मार्केट का मूवमेंट अगर बढ़ जाए, वैसे तो लगता नहीं है, अब मार्केट ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। एक तो क्या होता है ना, 2 दिन मिल गए ना, 2.5 दिन, सबने अपने आप एक दूसरे से बातचीत कर ली, चर्चा कर ली, अपना अपना ज्ञान दे दिया, ले लिया, है ना, वो जो भड़ास है ना वो निकल जानी चाहिए। हाँ, तो वो सब हो गया। तो इसलिए सोमवार को जब आते हैं तो शांत मन से आते हैं, नहीं तो क्या करें, किसी को तो बोलना पड़े ना, किसी की सुननी भी पड़े। तो वो सारे काम है ना, चाय पे पान पे चर्चाएं हो गई पूरी वीकेंड पर। हाँ कि भाई, और जो फुर्सत में तो फोन ऑन कर, भाई हाँ क्या लगता है, क्या होगा, ये वो, और सबका ने मन बना ले, कुछ नहीं, सारे डिस्कशन हाँ सारे डिस्कशन हो गए। अब खाली एक्शन ही मार्केट का बाकी है। तो आपको उस हिसाब से खरीदारी करनी है। 18,050, 18,125 की रेंज में अगर निफ्टी आता है, लेने का बेहतरीन मौका है। गैप से जितना गैप से नीचे खुले, अब ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है अगर नीचे खुलता है। हाँ 25 पॉइंट दिखा रहा है, एसजीएक्स को सम्मान देंगे हम, ऐसी बात नहीं है। अगर आए नीचे थोड़ा, और एसजीएक्स से 25 भी शायद इसलिए दिख रहा है कि आपका डाउ फ्यूचर्स भी नीचे, डाउ भी नीचे बंद हुआ है कि नोटबंदी की वजह से। तो अगर गैप से नीचे खुले तो पक्का खरीदना है, जरूर खरीदना है, इस रेंज में खरीदना है 17,975 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 18,175, 18,200, 18,215 3 छोटे टारगेट है, 265, 285 2 मीडियम टारगेट, 18,315, 18,390 तक के बड़े टारगेट के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि जिन्हें अगर ये गैप न खुले तो शुक्रवार का लो 18,060 का है, उसके नीचे 18,050 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, सिंपल। टारगेट 400 तक के हैं आपके लिए। गॉट इट, ठीक है सर। बेचना है, बेचने के लिए 18,265 के आसपास मूड बनाएं, सोचे, जरूरी नहीं कि वहीं बेचना है। 265, 285 के आसपास वहाँ सोचें। 18,315 के आसपास एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की राय होगी। 18,400 का होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 18,225 और 202 छोटे टारगेट, 18,175, 18,125 2 मीडियम टारगेट, 18,100 और 18,060 तक के बड़े टारगेट के लिए आए तो ये आपके लिए बेचने की राय अगर फिसले तो ऊपर में। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है 43,525, 43,700, ये बढ़िया रेंज है। अगर इस रेंज में अगर मिलता है बैंक निफ्टी, चांस कम है, अगर मिले तो जरूर इस रेंज में खरीदना चाहिए। 43,450 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 43,750, 802 छोटे टारगेट है, 43,900, 975 2 मीडियम टारगेट है, 44,075, 44,150 के बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। और जो लोग इस रेंज का इंतजार नहीं करना चाहते हैं वो एक सूटेबल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, चाहे 44,800 का, सॉरी 43,800 का लगाएं या 43,700 का लगाएं। नीचे खुले तो खरीद लेने का मौका है, ज़्यादा नीचे खुलेगा नहीं। मुझे तो फ्रेंकली मुझे पूछे ना, मैं तो 43,700, 800 की रेंज में भी खरीदने को तैयार हूँ अगर मिल जाए तो। हाँ, तो आज नीचे मिले तो खरीदने का मौका देख रहे हैं अपने, तो सिंपल सी चीज़ है। और जितना ज़्यादा नीचे खुले उतना बढ़िया, खरीदने का मौका बढ़िया बनेगा। जो लोग बेचना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए राय नहीं, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नहीं है, नहीं, यहाँ बैंक निफ्टी में तो मुझे कॉन्फिडेंस है। है। हाँ, तो एग्रेसिव ट्रेडर वाला मामला नहीं। मैं तो उल्टा ही कह रहा हूँ, 700-800 में ही ले लीजिए, तभी ले, ज़्यादा नीचे भी मौका नहीं मिले। बेचना चाहते हैं, ये मेरी राय नहीं है अब जो बेचने की दे रहा हूँ। ये जिनको बेचना उनके लिए है। अगर किसी को बेचना ही है 44, 150 की रेंज में बेचिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 44। जिनको बेचना ही है उनकी मर्जी, ठीक है। मेरी राय नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, खाली उन आप ही की राय आपके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ, नहीं तो बोले आपने ही बोला था बेचो, मैं नहीं बोल रहा। जिसको बेचना है, क्योंकि देखिए ऐसा ना कि आप होटल में जाते हो, मेनू में 50 आइटम है, आपको सब थोड़ी खाना, आपको जो पसंद हो आप खाओ। तो हमें तो मेनू में रखना पड़ेगा ना। हाँ, मेरी राय नहीं, जिनको बेचना वो बेचे। 44,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 43,900, 43,825 2 छोटे टारगेट, 750, 702 मीडियम टारगेट, 43,575, 43,525 तक के फाइनल टारगेट के लिए करिए बिक वाली। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप और स्ट्रैटेजी। अग्रेसिव ट्रेडर्स लेवल्स के हिसाब से अपना ट्रेड बनाइए। बैन लिस्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस और PNB, ये दोनों बैन से बाहर आ चुके हैं, बट अभी भी लंबी लिस्ट बनी हुई है। L&T फाइनेंस, AB फैशन, बलरामपुर, मनापुरम, डेल्टा और GNFC ये बैन में बने हुए हैं। LIC हाउसिंग और PNB बैन से बाहर आ गए हैं।
बाकी डेटा सर, फंड्स की बात कर ली, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? 18,200 मेक और ब्रेक लेवल है, जहां पर आप बंद हुए हैं 18,200 पर ही 81 लाख और 84 लाख शेयरों का पुट और कॉल में ओपन इंटरेस्ट से बराबरी का मामला है। बैंक निफ्टी पे 44,000 के पुट और कॉल पर लगभग हाईएस्ट इंटरेस्ट दोनों ही है। तो 44,000 के ऊपर से और तेजी आप फील करेंगे, 18,200 के ऊपर और तेजी फील करेंगे। बस यही डेटा, नीचे में 18,100 के आसपास सपोर्ट है और इधर 43,500 के आसपास सपोर्ट है। सिंपल डेटा, कम है ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, आइए, डेटा वहां पर कम है, इंडेक्स पर एक्शन होगा, बट स्टॉक्स में भी भरपूर मूवमेंट आने वाला है। जानते हैं अनिल जी से भी स्टॉक्स के बारे में। बिल्कुल पहले स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। मुथूट फाइनेंस, ये है वो स्टॉक जिसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय दीप नतीजों के दम पर स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ आई है और स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। लगभग हर एक पैरामीटर पर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। चौथी तिमाही की जो लोन ग्रोथ है वो अब तक की इस तिमाही के लिहाज से देखें तो बेस्ट क्वार्टर रहा है। सारी तिमाहियों में नहीं, चौथी तिमाही में, किसी भी साल की चौथी तिमाही को गिनेंगे तो उसमें ये बेस्ट लोन ग्रोथ रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे को लेकर काफ़ी मजबूत है। लोन बुक अब भी वो उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में 10 से 15% की ग्रोथ ले आएगा और इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को मेंटेन रखने का भी वो सोच रहे हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दीप की जिस तरह से सरकारी बैंकों से कंपटीशन आ रहा है गोल्ड लोन के मामले में, उसको देखते हुए मैनेजमेंट की कमेंट्री मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये एक अच्छा संकेत आता दिख रहा है। स्टॉक थोड़ा वैसे कमज़ोरी बंद हुआ था शुक्रवार को भी और हफ्ते भर में, तो मुझे लगता है एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। 1020 जो शुक्रवार का लो है फ्यूचर्स का, वहां पर स्टॉप लॉस रखना है 1055 हाई के आसपास। 1065 1075 के टारगेट के लिए आप खरीदारी का एक मौका देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स अच्छे हैं। बंधन बैंक भी वैसे ठीक दिख रहा है नंबर, लेट्स सी वहाँ पर भी एक्शन बढ़िया हो सकता है। अच्छे नंबर्स में हिंदुस्तान कॉपर ठीक है। JSW स्टील ऑन द फेस ऑफ इट नंबर अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्टॉक चलेगा इसमें मुझे संदेह है। NTPC ठीक नंबर है, सदाबहार है। डीवीज नंबर्स मिक्स हल्के कमजोर है, लेकिन स्टॉक पिटा हुआ है। स्टॉक का रिएक्शन इंटरेस्टिंग होगा। ग्लेनमार्क क्रॉम्पटन नंबर्स उम्मीद के मुताबिक है, कोई खास बदलाव नहीं। BL अच्छे नंबर्स हैं, BL हाँ, वहाँ पर भी एक बढ़िया नंबर्स BL में आ रहे हैं। दूसरा कचरा नंबर से डिजास्टर आज हाँ, कचरा MCX बहुत लगा MCX पर शॉर्ट भी दोगे, बट वो कितना गिरे वो पता नहीं। हाँ, एक्चुअली स्टॉक थोड़ा कमजोर रहा है, कमजोर है वो, हाँ। इसलिए मैंने दिया नहीं है। यही है बेसिकली। नंबर्स तो मिक्स हैं सारे नंबर्स, कुछ अच्छे कुछ खराब। लेट्स सी। चलिए ठीक है, बट स्टॉक ऑफ द डे मुथूट फाइनेंस, इस पर है अनिल जी को पूरा भरोसा, रखिए इस काउंटर पर भी नजर। आई और भी खबरें, नतीजे और साथ ही आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, बाकी सारी चीजें भी जानते हैं। अरमान, नुपुर, कुशल और आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी आज की? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें निफ्टी की, जिसमें BPCL के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में श्री सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आएंगे। कैश की लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, जिसमें अगर आपको जिस वक्त देखें तो रेमको इंडस्ट्रीज देख लीजिए, BEML लैंड एसेट देख लीजिए, रेडियंट कैश, कीस्टोन रियल्टर्स और कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। तंगमाइल ज्वेलरी, वहाँ पर अगर आप बात करें तो बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। गो फर्स्ट, यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट लीजर पेटिशन के लिए जो है वहां पर NCLT जो है ऑर्डर पास करता हुआ दिखेगा। वेदांता, बोर्ड बैठक में साल के पहले अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। कीस्टोन रियल्टर्स, प्री IPO का लॉक-इन जो है प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स के लिए वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और अंत में वेल्सपन इंडिया, चाहे का जिनका बायबैक जो है वो डेट जो है क्लोज होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए कुछ ट्रिगर्स और अपडेट्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, नतीजों से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले JSW स्टील, यहाँ पे अनुमान से बेटर आते दिखे। कंपनी की क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस आए दिखे तो अनुमान से बेटर है। मार्जिन्स भी 14% के अनुमान के अगेंस्ट 17% के आसपास आते दिखे। मुनाफा भी देखे तो 2000 करोड़ का एस्टिमेट था, करीबन 3400 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी इस बार आते दिखा है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। NTPC, यहाँ पे स्टेडी क्वार्टर है कंपनी के लिए। कंपनी की आय अनुमान से बेटर आते दिखी, हालांकि मार्जिन्स थोड़ा सा आपको सुस्त दिखेगा पिछले साल से और अनुमान से कम आते हुए दिखा है। मुनाफा भी देखे तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिख रही है और अनुमान से बेटर आते दिखा है। अनुमान था 4700 करोड़ के आसपास का, कंपनी ने मुनाफा 5670 करोड़ का रिपोर्ट किया है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। पावर ग्रिड, अनुमान से बेटर नतीजे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। कंपनी की आय करीबन 15% से बढ़कर आई है। काम का जो मुनाफा देखे तो 17% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन इन लाइन है, 88% के अनुमान के अगेंस्ट 88% आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखे तो 4% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी
दिखा रहा है। डिवीज़ यहाँ पे मिले जुले नतीजे, कंपनी की आय में तो आपको बीट दिखेगा अनुमान से, लेकिन मार्जिन्स देखें तो आपको अनुमान से कम आते हुए दिखे। हालांकि वाई बेसिस पे नंबर्स कंपेयर करना वैलिड नहीं होगा, इससे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की आय में 14% की ग्रोथ दिख रही है। ग्रॉस मार्जिन्स दबाव में, प्राइसिंग प्रेशर के जो कंसर्न्स है वो अभी भी चल रहे हैं, जिसके चलते मार्जिन्स पर भी इस क्वार्टर में दबाव आते दिखाएं। एफएनओ में ग्लैंडमार्क फार्मा इनलाइन नतीजे आते दिखे। कंपनी की आय 12% से बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन रखे कंपनी ने और मार्जिन्स भी 18% के अनुमान के अगेंस्ट 18% के आसपास आते दिखे। वन टाइम जो कंपनी ने सेटलमेंट किया है एक्सेप्शनल लॉस है 800 करोड़ का, जिसके चलते 400 करोड़ का लॉस बॉटम लाइन पे आते दिखाए। बीएल यहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अनुमान से कंपनी की आय वाई बेसिस पे तो हालांकि 2% से बढ़कर आई है, लेकिन अनुमान से बेटर है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 16% की ग्रोथ दिखा रहा है और मार्जिन्स देखें तो 24% के अनुमान के अगेंस्ट 28% के आसपास दिखे। तो बीईएल भी आज फोकस में रहने वाला है। नतीजों का तो बड़ा रिएक्शन आपको दिखेगा ही। कुशल, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? बिल्कुल मॉर्निंग दीप, नतीजों में एमसीएक्स है, यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, अब कितना आज टूटेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 50% से मार्जिन सीधा 1.5% पर आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 96% गिरा है, मुनाफे में भी लगभग 85% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। 5.5 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया, हालांकि आय करीबन 25% ग्रो की है। पर क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स यहाँ पर इनलाइन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आय में करीबन 16% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 8% की गिरावट है। इस वजह से ही मार्जिन्स 14.9% के मुकाबले 12% और मुनाफा भी 25% गिरकर 132 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। एबट इंडिया, यहाँ पर भी नंबर्स अनुमान से कमज़ोर है। अनुमान था हमारा कामकाजी मुनाफे का 338 करोड़ का, 280 करोड़ आया है। मार्जिन्स भी 23.5% से घटकर 20.8% पर है और मुनाफा में करीबन 9% की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। बंधन बैंक नंबर्स अच्छे हैं, इंटरनल्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। सबसे पहले एनआईआई करीबन 2472 करोड़ पर आया है, 2400 करोड़ का अनुमान था। प्रोविजनिंग यहाँ पर कंपनी की थोड़ी सालाना आधार पर बढ़ती हुई दिखी है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है करीबन 52% की। मुनाफा 57% गिरकर 808 करोड़ पर आया है, अनुमान था हमारा 860 करोड़ रुपए का। और कंपनी की एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार है, 7.15% के मुकाबले 4.87% के जीएनपी आए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ कंपनी की 12% बढ़ी है। साथ ही सन टीवी नंबर्स कमज़ोर है, यहाँ पर मार्जिन 65.9% के मुकाबले 59.2%। मुनाफा 7% गिरकर 380 करोड़ पर आया है और आय फ्रंट पर कंपनी ने 2% की गिरावट दिखाई है। हिंदुस्तान कॉपर्स नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पर अंत में आय करीबन 3% की ग्रोथ है। मार्जिन्स आप देखिए 27.9% के मुकाबले 33.3% और मुनाफे में 48% की ग्रोथ के साथ 132 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। ओके, नतीजों का रिएक्शन फ्रंट एंड सेंटर। अरमान बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? जी, सबसे पहले पुदमजी पेपर, जहां पर आय लगभग 3.5% के आसपास बढ़ गई है। मार्जिन्स में आपको कटौती दिखेगी, 11% से गिरकर 9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। गोदावरी पावर एंड इस्पात, यहां पर आय लगभग 8-8.5% के आसपास जो है आपको गिरावट दिख रही है। मार्जिन्स में भी अच्छी खासी गिरावट है, 27.6% से गिरकर लगभग 20.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। आय हालांकि 18% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में गिरावट है, 19.4% से गिरकर 16.4% के आसपास जो है वहां पर आते हुए दिखे हैं। बंसाल इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, यहाँ पर आय लगभग 26% गिरी है और मार्जिन्स में भी बड़ी कट होती है, 22.7% से गिरकर लगभग 6.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया लिख रहे हैं। आय लगभग 36% बढ़ी है, मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 16.6% से बढ़कर लगभग 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में वेल्सपन इंटरप्राइजेज, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 78% के आसपास बढ़ी है। हालांकि मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में आपको बड़ा कट दिख रहा है, 16% से गिरकर 11% पर आते हुए दिखे। और इसी के चलते आपको मुनाफा अगर आप देखें, ओवरऑल अगर आप मुनाफा देखें, जहां पर लगभग आपको 18% के आसपास की बढ़ोतरी है, क्योंकि अदर इनकम काफी बढ़कर आई है, 18 करोड़ से बढ़कर लगभग 70 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी। ओके, नुपुर बताएं सेकंड राउंड ऑफ नतीजे। बिल्कुल, मिंडा कॉर्पोरेशन के साथ शुरुआत करें तो कंपनी की आय 13% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको दिखेगी। 11.5% के मार्जिन्स अब घट के 10.5% के आसपास रह गए। स्टार सीमेंट, यहाँ पे कंपनी की आय 10% से बढ़कर आई है। कामकाज में मुनाफा भी देखें तो 46% की ग्रोथ दिखेगी और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। जोमेटो, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी की आय तो 5% से बढ़कर आई है, लेकिन जो कामकाजी लेवल पे वो भी घाटा कम होते दिखा और बॉटम लाइन पे भी जो घाटा है वो भी कम होते
हफ्ते इस क्वार्टर में आया है। इनफैक्ट एडजस्टेड लेवल पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे मुनाफा भी नजर आएगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट मिला जुला क्वार्टर यहाँ पे रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में करीबन 16% की ग्रोथ है, मार्जिन 20% से घट के 12.5% के इस बार इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। अकॉर्डिंगली मुनाफे में भी 40% की गिरावट इस बार दिखी है। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे आपको, क्योंकि कंपनी की आय में 50% की गिरावट है। कामकाजी घाटा इस बार 66 करोड़ के आसपास आते दिखा है और मुनाफा भी 85% से गिरकर इस क्वार्टर में आते दिखा है। डिलीवरी यहाँ पर भी नंबर्स एडजस्टेड बेसिस पे आपको अच्छे नजर आएंगे। हालांकि कंपनी की आय वाई बेसिस पे 10% से गिर कर आई है, लेकिन एडजस्टेड इस बार क्वार्टर कंपनी ने 6 करोड़ का मुनाफा किया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, कुशल बताएं आपके पास नतीजे कौन से फाइनल और खबरें भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर नंबर्स में आईआरबी इंफ्रा मार्जिन्स 44.7% से 47% पर, मुनाफा करीबन 25% गिरकर 130 करोड़ पर मिला जुला प्रदर्शन रहा है। नारायण हृदयालय नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पर मार्जिन्स 18.6% के मुकाबले 22.6% और कंपनी का मुनाफा भी 151% की ग्रोथ के साथ 173 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वाटेक वाबॉग नंबर्स मिले जुले हैं, मार्जिन्स 8% से बढ़कर 11.7%, हालांकि कंपनी का घाटा 112 करोड़ पर आता हुआ दिखा है 46 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। और कुछ खबरें हैं जिसमें सबसे पहले इंटेलेक्ट डिज़ाइन ये F&O सीरीज से बाहर हो जाएगा अगस्त सीरीज से, यानी कि 28 जुलाई के बाद F&O में ये ट्रेडिंग नहीं होगी। टाटा मोटर्स क्रिसिल ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेटिंग AA- से बढ़ाकर AA की है। और अंत में बायोकॉन USFDA ने साइट 3 का जो प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन है वो पूरा कर लिया है बिना किसी ऑब्जर्वेशन के, तो अच्छी खबर आ रही है बायोकॉन के लिए। ओके, चलिए अच्छी खबर है बायोकॉन, देखते हैं रिएक्शन इसका। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, इस पर भी करते हैं फोकस। FIR आइए, आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष, मॉर्निंग, बताएं टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए दिग्गज JSW स्टील यहाँ पर नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का लक्ष्य दिया हो। 694 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। CLS से बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने एडजस्ट किया, 640 से बढ़ाकर 655 कर दिया है। वहीं जेफरीज आप देखें अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए। सिटी ने बिकवाली की राय दी और नोमेरा भी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 570 से बढ़ाकर 605 कर दिया है। कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि स्टैंड अलोन और खासतौर पर अगर आप देखें तो सरप्राइज जो है सब्सिडीज की प्रोडक्शन की तरफ से देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पर नतीजे बढ़िया देखने को मिले। NTPC CLS से खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए 173 की क्लोजिंग है, 209 रुपये का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 198 रुपये का टारगेट दिया है। पार्क ग्रेड यहाँ पर CLS से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य करीब 260 से घटाकर 255 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 234 रुपये पर। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 258 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज यहाँ पर देखें मिले जुले नतीजे हैं, इसके चलते एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जेफरीज ने डबल अपग्रेड कर दिया है, पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हो। लक्ष्य आप देखिए काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 2550 से बढ़ाकर 3610 किया है, 3058 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि यहाँ पर गिरावट तो आपको देखने को मिली, लेकिन जो अनुमान था नतीजों का उससे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर जेफरीज की तरफ से देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लक्ष्य 3500 से घटाकर 3400 रुपये दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 55 का टारगेट, करीब 49 की क्लोजिंग है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 72 रुपये के लक्ष्य के लिए। बंधन बैंक यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, CLS से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 320 का टारगेट है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 340 का टारगेट है। और गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य करीब 270 से बढ़ाकर 294 रुपये कर दिया है। मुथूट फाइनेंस यहाँ पर भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, CLS से रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1140 का लक्ष्य दिया है। ग्लेनमार्क फार्मा नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 633 के लक्ष्य के लिए। और अल्केम लैब्स यहाँ पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी, 2800 रुपये का लक्ष्य दिया है। CG कंज्यूमर मॉर्गन स्टैनली खरीदारी की राय दे रहे हैं 385 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है, हालांकि जो लक्ष्य हो 430 से घटाकर अब 365 कर दिया है। ओके, ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, MCX यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1351 की क्लोजिंग, 1125 का लक्ष्य दिया। जोमेटो यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं और लगभग सभी रिपोर्ट्स में आप देखें तो टारगेट प्राइस जो है बढ़ा दिया गया है। CLS से खरीदारी की राय देने 70 से 80 रुपये लक्ष्य कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 74 से 85 का लक्ष्य दिया है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 100 से घटाकर 90 कर दिया है, लेकिन सिटी खरीदारी की राय देने 76 से 94 का लक्ष्य दिया है।
काफ़ी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखिए। कमेंट्री के लिए आज से भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से घाटे में कमी आई है, ब्रोकरेज हाउस इसको पॉजिटिव मान रहा है। डिलीवरी यहाँ पर भी नतीजे हैं, सीएलए से खरीदारी के राय दे रहे हैं, लक्ष्य करीब 490 से बढ़ाकर 497 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 370 से 415 का लक्ष्य दिया है, और सिटी भी देखे तो 433 से लक्ष्य को बढ़ाकर 445 कर दिया है। और यहाँ पर भी ये मान रहे कि एडजस्टेड एबिटा जो है पॉजिटिव टर्न किया है, जिसके चलते एक फायदा देखने को मिलेगा। सन टीवी यहाँ पर सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 570 से लक्ष्य को हटाकर 530 कर दिया है। मदरसन सुमी वायरिंग यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे, 64 के लक्ष्य के लिए 55 की क्लोजिंग चल रही है। ग्लैंड फार्मा लगातार गिरावट है, मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड कर दिया है, और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो काफ़ी काटा है, 2072 से घटाकर अब सीधे 1035 रुपये का कर दिया है। डीबी कॉपर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है। एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, डाउनग्रेड कर दिया, 310 का टारगेट दिया है। और अंत में वाटेक वाबा, यहाँ पर भी आप देखें तो नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, 420 की क्लोजिंग, 480 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकर रिपोर्ट्स। आई थिंक एक सेट ऑफ खबरें भी रह गई थी अरमान की तरफ से। अरमान बताइए कौन सी हैं ये खबरें? जी कई सारी खबरें, जिसमें सबसे पहले अरबिंदो फार्मा, क्योंकि इनको कंपनी के आंध्र प्रदेश की जो यूनिट है वहाँ पर यूएसएफडी की जांच में 4 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर अगर देखें कंपनी की जो पितंबुर फैसिलिटी है वहाँ पर यूएसएफडी में जीएमपी में अगर आप की जांच में कोई आपत्ति जो है नहीं मिली है। 2 व्हीलर स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने 1 जून से 2 व्हीलर ईवी पर इंसेंटिव जो है घटाया। अगर आप गाड़ी की इंसेंटिव अगर बात करें तो 15% ही होगा इंसेंटिव। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, यहाँ पर अगर आप बात करें तो 600 मेगावाट फैसिलिटी फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट के लिए इनको एलओआई मिला है। अगर उसका कुल कॉस्ट देखेंगे 3600 करोड़ का है। गोल्डियम इंटरनेशनल 150 रुपये प्रति शेयर का जो बायबैक का प्राइस करा गया, और अगर आप देखें टेंडर रूट के जरिए जो है होता हुआ दिखा है, और मौजूदा वर्सेस 4% के आसपास प्रीमियम पर है। एलआईसी 24 मई को डिविडेंड पर विचार के लिए बोर्ड बैठक है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 42 लाख शेयर्स वारंट कन्वर्जन के चलते जो है अलॉट किए जाएंगे। उसमें से अगर आप देखें 18 लाख नॉन प्रमोटर को है और 24 लाख जो है प्रमोटर को है। और अंत में बीएमएल, जहाँ पर बेंगलुरु मेट्रो के ये रिपोर्ट्स है कि 318 कोच के टेंडर के लिए बीएमएल ने सबसे कम बोली लगाई। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरें जिनके दम पर दिखेगा आज आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरे पास पिक ऑफ द वीक नहीं, पिक्स ऑफ द वीक हैं। 2 पिक निकाल के लाया हूं सप्ताह के लिए। पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन के अंदर गया है। 753 के अराउंड की क्लोजिंग है, 728, 728 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 800 रुपए के टारगेट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला पिक है। दूसरी खरीदारी की राय है ऑन टेक महिंद्रा, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एंटायर आईटी काफी अच्छा लग रहा है। 1034 का स्टॉप लॉस है, 1155 का टारगेट है, और टेक महिंद्रा मुझे एक परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है। 2 स्ट्रोक देने की कोई खास वजह है बंसल जी? अनिल जी, दिखाने के लिए, अनिल जी व्यूअर्स को दिखाने के लिए कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं अनिल जी। वो तो खैर हम समझ ही गए, डबल काम किया है, एक की बजाय 2 पिक दी तो डबल काम तो किया ही। अच्छा, व्यूअर्स को दिखाने के लिए, व्यूअर्स आर इम्प्रेस्ड। ओके, चलिए कुणाल जी से की जाए मुलाकात। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, वैसे तो बंसल जी ने 2 पिक्स दे ही दिए, अनिल जी काम कर लिया है, लेकिन इसलिए मेरा काम भी उसी में मान लीजिए। लेकिन फिर भी अनिल जी देखिए, ये जो वीकेंड रहा इसमें अनिल जी आपको बहुत ज्यादा याद किया अनिल जी मैंने। पूछिए क्यों अनिल जी? बहुत सारे 2000 के नोट है जो आप मुझे देना चाहते हैं गिफ्ट में। नहीं अनिल जी देखिए, इतने फोन कॉल आए अनिल जी, सबका यही पूछना था कि अनिल जी के आज का 2000 का क्या होगा। अनिल जी जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आई अनिल जी, उस समय से फोन आने शुरू हुए, सब ये कह रहे हैं कि अनिल जी के 2000 का क्या होगा। मैंने कहा भाई देखिए, मुझे क्या पता क्या होगा। तो अनिल जी पहले तो ये चलता रहा अनिल जी, सैटरडे तक। संडे को मैंने ये जवाब देना शुरू किया कि अनिल जी एक नया शो ला रहे हैं, उसका नाम होगा आज के $2000। तो अनिल जी तब जाकर के लोग शांत हुए अनिल जी। तो लगातार अनिल जी यही प्रश्न आ रहा। ये गजब का दबाव बनाने की रणनीति है। $2000 जोड़ बाकी गुना भाग करके देखना पड़ेगा कितने होते हैं टोटल। चलिए, आइडिया बहुत अच्छा है बंसल जी। तो कुणाल जी धन्यवाद। चलिए, आपने जवाब दे ही दिया तो मेरा काम आसान हो गया। बताएं सर, अब पिक ऑफ द वीक।
अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पर अरसे बाद अनिल जी चार्ट स्ट्रक्चर में इतना शानदार सुधार होते हुए दिखा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न वीकली चार्ट पर बना है। मुझे लगता है कि 816 825 के लक्ष्य के लिए भारतीय एयरटेल को बाय करें। 795 पर स्टॉप लॉस है। ओके, 795 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है मदरसन। मदरसन के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक पिछले 1-1.5 महीने से लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। 60 रुपए के आसपास से इसने रिकवरी दिखाने का शुरुआत किया था, अभी 80 रुपए तक ये पहुंचा है और अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 66-67 के पास, तो 77-77 का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। यहां से ऊपर में मेरे को लग रहा है कि पहला टारगेट बनेगा 84 रुपीज का और दूसरा टारगेट बनेगा 87 रुपीज का। तो मदरसन सुमी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 84-87 ये इमीडिएट टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। धन मदरसन ये है खरीदारी करने की राय। वायदा कारोबार का शेयर 77 का स्टॉप लॉस। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी मुझे पसंद है इंडेक्स, और वो भी वही इंडेक्स जो आपको भी पसंद है, यानी कि निफ्टी बैंक। ये रहेगा मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। 43,969 के आसपास का स्पॉट का क्लोज है। 43,750 43,800 के आसपास अगर कोई मौका मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 43,600 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 44,500, 44,800 और 45,100 ये 3 टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक रहेगा मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। ओके, तो निफ्टी बैंक है पसंद, और दीप वही बात हम कर रहे थे, संभावनाएं पूरी की लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार हो सकता है। फिर तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है। 43,600 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है खरीदारी। 44,500, 800, 45,100, क्या बात है, बड़े बड़े बिल्कुल ठीक बात है बनते। अगर 44,200 के ऊपर निकल कर टिकता तो फिर इतना तो होना ही चाहिए। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक माफ कीजिएगा। यस बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और आज मैं जो स्टॉक देने वाला हूं, देखिए एक तो 2000 के नोट विड्रॉल के बाद बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनको बहुत सामने सामने बेनिफिट मिलेगा। और अनिल जी, कुणाल जी सही करे थे, मुझे भी 2-3 जनों ने ट्वीट पे पूछा और मैसेज भी किया कि अब 2000 का नोट का शो का नाम क्या होगा। तो मतलब देखते हैं, कुछ बेहतर ही लाएंगे। और कुणाल जी ने आज सजेशन दे दिया कि 2000 डॉलर वाला। एक आपने स्टॉक अनिल जी काफी दिनों से पेटीएम के बारे में कह रहे थे आप, तो देखिए मैं पेटीएम को हालांकि मैंने रेकमेंड नहीं किया था, बट आपने ऐसे लेवल्स पे दिया और अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है पेटीएम जैसी कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया है, जो भी पेमेंट मैनेजमेंट कंपनीज है। एसबीआई कार्ड्स के लिए बढ़िया है। ये भी एक स्टॉक है जिसको बहुत ज्यादा कर रहा हूं। एम आई ऑडिबल? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ, ऑडियो वीडियो थोड़ा आज आपकी मुश्किल तो है सर, तो बहुत साफ हम नहीं सुन पा रहे। देख तो अच्छे पा रहे, मतलब आपने अपने लुक्स पे तो काफी काम किया है, तो दिख तो आप ठीक है, आवाज पे काम कम किया ऐसा लग रहा है। जी सर बताएं। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करूं मैं? हाँ कंटिन्यू करना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं है। हाँ जी तो ठीक है। और बैंकिंग स्टॉक्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखिए आज बैंक निफ्टी के ऊपर अभी बात हो रही थी। बैंकिंग स्टॉक्स पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स, क्योंकि टियर 2 टियर 3 सिटीज में ये सारे बैंक्स का प्रेजेंस बहुत ज्यादा, चाहे एसबीआई पर्टिकुलरली, पीएनबी, ये सब में। और जो 2000 के नोट है वो वहां से इनफैक्ट हो सकता है कि ज्यादा एंट्री लेंगे। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स और ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक, ये सब कोई मिलेगा कंजम्पशन का स्टॉक्स का जो बेनिफिट है। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टेप से बहुत ज्यादा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा ज्यादा, बल्कि बेनिफिट ही होना। और मार्केट जो आप कह रहे थे फायदा ही होगा, मार्केट स्कोर तेजी आएगी। और डिमॉन के बाद देखा था हमने, एक बार करेक्शन आया, फिर वापस से अच्छी रिकवरी आई। मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया चलेंगी। और ज्वेलरी स्टॉक्स वहां पे ऑलरेडी धूम मची हुई है। ऑलरेडी काफी लोगों के फोन भी आने लग गए कि ज्वेलरी खरीद ले गया या खरीद ले गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी स्टॉक्स में, मैंने गोल्डायम के बारे में भी बोला हुआ है, गोल्डायम रिसेंटली दिया था और बायबैक की भी आज न्यूज थी। मुझे लगता है गोल्डायम के, डायमंड में भी लोग पार्क करते हैं अपने फंड्स को गोल्ड के अलावा। तो यहाँ तो दोनों चीज है, गोल्डायम इंटरनेशनल है और फिर दूसरे ज्वेलरी स्टॉक्स भी है। टाइटन पर्टिकुलरली, जो मुझे वैसे बहुत महंगा लगता है, बट यस फॉर दिस न्यूज आई थिंक टाइटन विल बी अ बेनिफिशियरी। सो ओवरऑल काफी सारे स्टॉक्स है, काफी सारी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर नोट विड्रॉल से। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहे। तो ये मैं 2000 नोट विड्रॉल के बाद जो सेक्टर ओके
वहां पे ध्यान देना चाहिए। बाकी टेक महिंद्रा भी मैं लाया था और परसिस्टेंट सिस्टम्स भी लाया था। बहुत सारे हैं, सीमेंट स्टॉक्स भी है, बट ओवरऑल मार्केट वापस से एक्साइटिंग रहनी चाहिए इस हफ्ते भी। बिल्कुल, तो चलिए काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी आज बन चुकी है। देखते हैं यहाँ पर आपको कैसा एक्शन आते हुए दिखेगा। बट ऑफ कोर्स नतीजों के रिएक्शन पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज रिएक्ट करेंगे। मेटल स्पेस से 2 नंबर्स हैं जहाँ पर नंबर्स आए हैं। JSW स्टील, एक बार हिमांशु जी आप इसका चार्ट देख लीजिए और फिर सुमित जी आपके पास आ रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर के लिए। बट हिमांशु जी, JSW स्टील सर। दीप, फ्राइडे को हमने देखा कि JSW स्टील ने ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट करी। मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में 685 680 ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह उभर कर आ सकता है स्टॉक के लिए। बट ऑन द अपसाइड 710 रुपए पर रिपीटेड इंस्टेंस ऑफ सप्लाई रेजिस्टेंस हम इस स्टॉक ने पिछले काफी दिनों से फेस किया है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल 710 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। 710 के ऊपर मुझे नहीं लगता ये मंथली एक्सपायरी शायद स्टॉक दिखा पाए। अगर 710 के ऊपर निकलता है तब यहाँ पर एक अच्छी तेजी शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो सकती है और स्टॉक 730 740 की तरफ जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए JSW स्टील। हिंदुस्तान कॉपर, सुमित जी इसके बारे में बताएं सर। दिवांशु, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन के आ रहा है वो 97 98 का है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 107 108 का है। ये जो डिप आ रहा है इसके अंदर खरीदारी करना चाहिए 100 101 के पास। यहां से ऊपर में 105 108 के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे और एक बार 108 का लेवल ऊपर में टूटेगा तो इसके अंदर एक बढ़िया तेजी का शुरुआत होगा। फिलहाल यहां से पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए 105 108 के लेवल्स तक। डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर जिसमें आपको एक्शन दिख सकता है। दोनों मेटल स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। फार्मा के भी 2 काउंटर्स हैं जहां पर रिएक्शन आएगा नतीजों का। डिवीज थोड़े मिले जुले नंबर्स हैं, आय अनुमान से बेहतर है बट मार्जिन्स में आपको एक दबाव आया है। मैनेजमेंट कमेंट्री हालांकि कंपनी की तरफ से अच्छी रही है। बंसी जी, वैसे तो स्टॉक पर थोड़ा दबाव था, फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट 2% नीचे बंद हुआ। डिवीज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सर? देखिए दीपांशु, डिवीज के अंदर देखें तो ऑलरेडी चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकडाउन हुआ है टेक्निकली और एक इम्पॉर्टेंट लेवल 3150 का भी इसने फ्राइडे के सेशन में तोड़ा था। तो टेक्निकली दीपांशु नीचे में अगर हम देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 3017 3025 के अराउंड आता है। टेक्निकली पैटर्न डिस्टॉर्टेड है और टेक्निकली सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। ओके, सेल ऑन रैली का ये काउंटर रहेगा फिलहाल। ये है आपके लिए राय जहां तक डिवीज की बात है। कुणाल जी, एक बार ग्लेनमार्क का चार्ट देख लें, इस पर भी नतीजों का रिएक्शन आने वाला है। ज्यादातर अनुमान मुताबिक ही रहे, एक वन टाइम सेटलमेंट की वजह से थोड़ा इंपैक्ट जरूर था जिसकी वजह से मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। बट चार्ट्स क्या कहती हैं सर, क्योंकि फ्राइडे को डेज हाई पर बंद हुआ था। देखिए एक बहुत बड़ी तेजी हमने ग्लेनमार्क में दीपांशु देखी है। स्टॉक लगभग 400 रुपए के स्तरों से इसने बढ़ना शुरू किया, फिर बढ़ करके लगभग 50% की तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देख ली है। तो मुझे लगता है कि करेक्शन इसमें किसी भी वक्त आ सकता है, तो एक पुल बैक आना चाहिए नीचे की ओर, तो उसमें मुझे लगता है खरीदारी के मौके तलाशे। तो इन नतीजों के बाद हो सकता है कि आपको कुछ करेक्शन देखने को मिल जाए, करेक्शन में खरीदारी करें। मेजर सपोर्ट चार्ट पर 580 रुपए के आसपास है, 580 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नीचे के लेवल्स पर खरीदारी कराएं। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क पर राय।